दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि रिसेंटली इंडियन नेवी में पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब आईएनएस विक्रांत को शामिल करने के बाद आईएनएस विक्रांत को निर्माण करने वाला शिपयार्ड मतलब कोची शिपयार्ड लिमिटेड फिलहाल आइडियल है। अब कोची शिपयार्ड लिमिटेड के पास एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसके बावजूद अगर ये आइडियल रहता है तो ये एक तरीके से जहाँ पे रिसोर्सेज का बर्बादी है तो वहीं पे दूसरी तरफ इससे इंडियन नेवी को भी और गवर्नमेंट को भी किसी भी तरीके से कोई फायदा नहीं होगा। और शायद इन्हीं कारणों के वजह से और इंडियन नेवी के एक रिक्वायरमेंट को देखते हुए और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके लंबे समय से बातचीत चल रहा था, लेकिन किस तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, कब बनेगा, किस तरीके से इसे बनाया जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था। पर अब दोस्तों कंफर्म हो गया कि इंडियन नेवी के लिए और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को तो अवश्य बनाया जाएगा और ये भी कंफर्म हो गया कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर कैसा होगा। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी के जरूरतों को देखते हुए और एक मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार किया जाएगा जो कि आईएनएस विक्रांत का ही सिस्टर शिप मतलब आईएनएस विक्रांत के ही जैसा होगा। और दोस्तों इसके बारे में असल में जानकारी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार के तरफ से दिया गया है और उनके अनाउंसमेंट के अंतर्गत इंडियन नेवी आईएनएस विक्रांत के बाद और एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑर्डर करने के तहत आगे बढ़ रहा है। बेसिकली दोस्तों चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरिकुमार के तरफ से इंडिजीनियस स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी के लॉन्च सेरेमनी के साइडलाइन पे ही इन बातों का खुलासा किया गया और उनका यह भी कहना था कि जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत है इसे कोची शिपयार्ड लिमिटेड के तरफ से निर्माण किया गया है और कोची शिपयार्ड लिमिटेड के पास फिलहाल ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और एडमिरल आर हरिकुमार के तरफ से यह भी बताया गया है कि इंडियन नेवी फिलहाल और एक एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऑप्शन को तलाश रहा है और उनके तरफ से एटलीस्ट ये कंफर्म किया गया है कि नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर असल में आईएनएस विक्रांत का ही एक फॉलो ऑन ऑर्डर होगा, मतलब आईएनएस विक्रांत को ही इंडियन नेवी के द्वारा रिपीट किया जाएगा। करंटली अगर देखा जाए तो इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है जिनमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर असल में सोवियत ओरिजिन के कीव क्लास के कैरियर है जिसे इंडिया के द्वारा रशिया से आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में परचेस किया गया है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि पिछले साल के सितंबर महीने में ही इंडियन नेवी में कमीशन हुआ है वो असल में आईएनएस विक्रांत है जो कि करीबन 44,000 टन का एक भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर है। और दोस्तों ये भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। अब दोस्तों भारत का रिक्वायरमेंट अगर देखा जाए तो नेवी के कई सारे वरिष्ठ अधिकारियों के तरफ से पहले भी बताया जा चुका है कि इंडिया को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों का जरूरत है जिससे कि इंडियन नेवी अपने दोनों कोस्ट में हर समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों को तैनात रख सके और उसी दरमियान तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रिफीड मेंटेनेंस और अन्य कामों में व्यस्त रह सके। अब दोस्तों इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने को लेकर एक और एयरक्राफ्ट कैरियर का चर्चा तो लंबे समय से ही हो रहा था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात यह था कि किस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के लिए बनाया जाए। बेसिकली पहले चर्चा में आईएनएस विशाल का जिक्र किया गया था जो एक भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब 65,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला था। और दोस्तों ये आईएनएस विक्रांत या आईएनएस विक्रमादित्य जैसे स्की जंप से लैस नहीं होने वाला था, बल्कि उसके जगह में कैटापुल्ट लॉन्चिंग के लिए इसमें फ्लैट डेक का इस्तेमाल किया जाना था। पर दोस्तों अब शायद ये प्लान इंडियन नेवी के तरफ से ड्रॉप कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों इसके बारे में भी पहले ही जानकारी आ गया था कि इंडियन नेवी के इमीडिएट रिक्वायरमेंट को देखते हुए एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए जो लंबा समय लगेगा उसके लिए इंडियन नेवी फिलहाल 65,000 टन के एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट के तहत नहीं बल्कि पहले आईएनएस विक्रांत के ही एक फॉलो ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर के तहत आगे बढ़ेगा। पर वहीं पे ये भी बताया गया था कि शायद इसके कारण 65,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर के सपने को तोड़ा ना जाए बल्कि इसे थोड़ा डिले किया जाए, मतलब पहले आईएनएस विक्रांत का सिस्टर शिप इंडियन नेवी में शामिल होगा और उसके बाद ये 65,000 टन के भारी भरकम जहाजों के तहत इंडियन नेवी आगे बढ़ेगा। पर वहीं पे फॉलो ऑन ऑर्डर को लेके भी एक अलग तरीके का खबर था जिसमें दावा किया गया था कि इंडियन नेवी के जो नेक्स्ट आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर होगा मतलब आईएनएस विक्रांत का जो सिस्टर कैरियर होगा वो शायद 44,000 टन का नहीं बल्कि उससे थोड़ा भारी और थोड़ा बड़ा हो, लेकिन इसका जो डिजाइन है वो सेम रहेगा। अब दोस्तों नेवी के तरफ से तो ये कंफर्म कर दिया गया है कि 65,000 टन के जगह में आईएनएस विक्रांत का ही सिस्टर शिप आएगा, लेकिन अभी भी ये कंफर्म होना है कि पहले के डिजाइन और पहले के आकार के जैसे ही एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जाएगा या फिर इसके डिजाइन और आकार में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हुए इसे और अधिक एयरक्राफ्टों को होल्ड करने के लिए बनाया जाएगा। पर वहीं पे दोस्तों कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से भी ये कंफर्म किया गया है कि अगर आईएनएस विक्रांत के सिस्टर शिप को कोची शिपयार्ड लिमिटेड को बनाने का जिम्मा दिया जाता है तो इस बार 5 साल के अंदर ऐसे एक जहाज को इंडियन नेवी के लिए बना के तैयार किया जा सकता है, क्योंकि अब कोची शिपयार्ड के पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, फैसिलिटीज भी है और कोची शिपयार्ड के पास एक्सपीरियंस भी है और एक्सपीरियंस वर्कर भी है। हालांकि मेरा मानना यह है कि इंडियन नेवी को पहले अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द कैसे और एक एयरक्राफ्ट कैरियर बेड़े में शामिल हो सकता है उसे लेकर सोचना चाहिए, क्योंकि चाइना जितने रफ्तार में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े को बना रहा है उसे काउंटर करने के लिए सबसे पहले हमें
रफ्तार को अपनाना पड़ेगा, जबकि इसके बाद आईएनएस विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को रिप्लेस करने के लिए एक बड़े और भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ा जा सकता है। अब दोस्तों नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर ही बड़ा खबर नहीं है, बल्कि नेवी के बेड़े में हाल ही में शामिल हुए एक बड़े हथियार को लेकर भी हाल ही में एक बहुत बड़ा खबर आया है। और दोस्तों ये हथियार असल में इजराइल की तरफ से निर्माण किया हुआ रैम्पेज लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड प्रिसिजन स्ट्राइक वेपन है। बेसिकली दोस्तों इसे एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी की तरफ से पहली बार की तरह इन हथियारों को दुनिया के सामने रखा गया। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि इन हथियारों को असल में यूएई नेवी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के डेलीगेशन के सामने रखा गया। हालांकि यूएई के एक्सपर्ट या डेलीगेशन के सामने इन हथियारों को रखने का पर्पस क्या था, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। पर यह भी बताया जा रहा है कि असल में इन हथियारों को 30 अगस्त के दरमियान जब इस डेलीगेशन का विजिट आईएनएस हंसा मतलब गोवा में हुआ था, तब इस डेलीगेशन के सामने रखा गया था। दोस्तों ये पहली बार की तरह इंडियन नेवी की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि भारत के पास भी इजराइल के ताकतवर तरीन ये एयर लॉन्च ग्राउंड अटैक लॉन्ग रेंज वेपन है। दोस्तों रैम्पेज एक प्रिसिजन गाइडेड स्ट्राइक वेपन है जो इंडियन नेवी के बेड़े में जुड़ने के बाद बताया जा रहा है कि इसे इंडियन नेवी के MiG-29 के एयरक्राफ्टों में लगाया जाएगा। वेपन को लेकर बताया जाता है कि ये काफी लंबे दूरी तक टारगेटों को निशाना बना सकता है और इस टारगेट को निशाना बनाने का जो क्षमता है ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ है। और दोस्तों लॉन्ग रेंज के होने के कारण इस तरीके का मिसाइल का इस्तेमाल इंडियन नेवी के द्वारा दुश्मन के कई तरीके के अंदरूनी ठिकाने जैसे कि कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर, एयरफोर्स बेस, मेंटेनेंस फैसिलिटी और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कर सकता है। दोस्तों रैम्पेज लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड प्रिसिजन स्ट्राइक वेपनों को अगर देखा जाए तो ये हथियार एक बहुत ही नया नवेला हथियार है जिसे कि इजरायली कंपनी इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के तरफ से बनाया गया है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल फिलहाल इंडियन एयरफोर्स ही कर रहा है। दोस्तों वजन में करीब करीब 570 किलोग्राम के ये जो हथियार है ये आसानी से किसी भी एयरक्राफ्टों में लगाया जा सकता है और रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि इसका जो आकार है वो भी इतना बड़ा नहीं है कि इसे एयरक्राफ्टों में इंटीग्रेट करने में किसी भी तरीके का कोई चैलेंज आए। रिपोर्ट के मुताबिक इसका लंबाई 4.7 मीटर मतलब करीबन 15 फीट है, जबकि इसका डायमीटर 306 मिलीमीटर मतलब 1 फीट से थोड़ा ही अधिक है। और इसमें दोस्तों 150 किलोग्राम के ओवरहेड का इस्तेमाल किया जाता है और ये ओवरहेड असल में एक्सप्लोसिव फॉर्मेट पेनिट्रेटर है। हालांकि डेटोनेशन मैकेनिज्म के रूप में इसमें रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन ओवरहेड का इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों इंजन के रूप में इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेशनल रेंज को लेकर बताया जाता है कि ये करीबन 150 से 250 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है और 3000 से लेके 40,000 फुट मतलब करीब करीब 900 मीटर से लेके 12 किलोमीटर के हाइट से इन मिसाइलों को दागा जा सकता है। मिसाइल के मैक्सिमम स्पीड को लेकर बताया जाता है कि ये माक 1 से लेके माक 1.6 तक है और इसमें गाइडेंस के लिए इंटरनल नेविगेशन सिस्टम, ऑल्टीमीटर विद सैटेलाइट गाइडेंस और 2-वे डेटा लिंक का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि टर्मिनल फेज में मतलब आखिरी फेज में इमेजिंग इंफ्रारेड सिस्टम से ये काम करता है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ये 10 मीटर के दायरे के अंदर टारगेटों को निशाना बना सकता है और इन मिसाइलों को F-16, F-15, FA-18 सुपर हॉर्नेट, यूरोफाइटर, टाइफून, इजराइल के IAI कारिफ, सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों में यहाँ पे ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वहीं पे अब इंडियन नेवी के MiG-29K जैसे एयरक्राफ्टों में ये इंटीग्रेट हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि पहली बार की तरह दुनिया का किसी नेवी के द्वारा रैम्पेज जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। और रैम्पेज हथियारों को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल करने का दूसरा मतलब ये भी है कि अब चाइना के जो जहाज है वो इंडियन ओशन के अंदर यहाँ पे प्रवेश करने से डरेगा। तो वहीं पे इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के द्वारा भी भारत अब ऐसे हथियारों के साथ एयरक्राफ्टों को लॉन्च कर सकता है जो कि लंबे दूरी तक जाके एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे बड़े जहाजों को भी तबाह कर सकता है। और दोस्तों रैम्पेज जैसे हथियारों को इंडियन नेवी में शामिल करने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि इंडिया के पास ब्रह्मोस जैसे मिसाइल तो है, लेकिन ये MiG-29 जैसे कैरियर बेस्ड मल्टीरोल एयरक्राफ्टों में लग नहीं सकता है और ब्रह्मोस और MiG-29 के ये जो दूरी है इसे पूरा करने के लिए शायद इन मिसाइलों को इंडियन नेवी अपने बेड़े में शामिल किया है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर इंडियन नेवी की तरफ से प्लान बनाया गया है और रैम्पेज मिसाइलों को जो इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया गया है, ये किस तरीके से इंडियन नेवी के ताकत को और मजबूत करेगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।